हाय चैम्प्स, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सेशन में। कैसे आप लोग एंड कैसी आपकी तैयारी चल रही है, और एज यूजुअल आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। और इसी के साथ हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 9 के थर्ड MCQ के साथ। ठीक है, अभी तक 2 MCQs कर चुके हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं MCQ के जरिए भी, एंड फोर्स का डेफिनेशन क्या है, जितना भी बेसिक था वो सब भी कर चुके हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू गेट मूव फॉरवर्ड। ये समझ लो कि एक्सेलरेशन न्यूटन का सेकेंड लॉ पे बेस्ड आपका ये MCQ मोस्ट ऑफ द टाइम रहेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के साथ। अच्छा, दूसरी चीज न्यूमेरिकल पार्ट भी होगा, तो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हैं हमारे पास? टोटल 24 क्वेश्चंस हैं। बी प्रिपेयर्ड एवरीवन एंड यू हैव टू सॉल्व एंड लेट मी नो दी आंसर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? फोर्स का ऐसा यूनिट वी ऑल नो, इट्स न्यूटन। ठीक है, सो न्यूटन मीटर, न्यूटन पर सेकेंड, पर स्क्वायर मीटर, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि इट्स ऑलवेज न्यूटन। ठीक है ना, चलिए आगे मूव करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बॉल्स A एंड B, अब हमारे पास 2 बॉल्स हैं A एंड B ऑफ मासेस M एंड 2M। ठीक है, रिस्पेक्टिव मासेस आपको गिवन है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी है। क्या आपको गिवन है? You have 2 बॉल्स जिनके हमारे पास इतने हमें मासेस गिवन है। दे आर इन मोशन विद वेलोसिटी 2v एंड v रिस्पेक्टिवली। दोनों की एक वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी 2v है और इसकी वेलोसिटी v है। कंपेयर द फोर्स नीडेड टू स्टॉप देम इन द सेम टाइम। सो हमें बेसिकली बताना है कि भाई कितना फोर्स उन्हें लगेगा इफ वी नीड टू स्टॉप देम। सो हमें क्या निकालना है? क्रक्स इतना है कि हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, फोर्स वी ऑल नो इज m इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। अच्छा, दूसरी बात ये देखो कि अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करती हूँ, मुझे ना बेसिकली कंपेयर करना है मास इंटू एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन क्या होगा? टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम आपको सेम दे रखा है ना, तो इस क्वेश्चन के एग्जैक्ट फॉर्मूले के साथ मत चलो, आप सिर्फ ये देखो कंपेयर करते वक्त कि रेशो कैसे आने वाला है। ध्यान से अगर देखा जाए तो मास इनटू एक्सेलरेशन हम करेंगे। एक्सेलरेशन में क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टी, टाइम इज गोइंग टू बी सेम। तो आप इसको कैसे ले लो? टी अगर देखो दोनों में सेम है मेरे पास, ठीक है ना, तो m इंटू, अगर मैं आपको इसे करके भी दिखाऊं लिटरली, तो यहाँ हो जाएगा m इंटू टी 2v अपॉन टी। ठीक है, ये तो एक हो गया। दूसरा वाला अगर हम कैरी करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 2m इंटू v बाई टी। अब जरा आप इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा आपके पास? सेम आने वाला है ना हमारे पास, t से t देखो 2mv अपॉन टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2mv अपॉन टी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रेशियो सेम है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना, यहाँ तो मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत करके दिखा रही हूँ, आपको ये करने नहीं है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, दिमाग लगाना है कि देखो पूछा क्या जा रहा है। हमें जो वेलोसिटी और मास का रिलेशन दे रखा है वो कुछ इस तरीके से कि रेशियो हमारा सेम आएगा। हिंट उन्होंने हमें दे दिया कि सेम टाइम है आपके पास, है ना, तो इसका मतलब है दैट एवरी टाइम वी आर हैविंग द रेशियो एज द सेम। ठीक है ना, सो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1:1। क्लियर हो गया? चलो, इसी के साथ जितना क्वेश्चन में मैंने टाइम लगाया है आपको समझाने में, उतना आपको करने में नहीं लगना चाहिए, है ना, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। बट वहां पर यू डोंट हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी स्टेप, यू जस्ट हैव टू डू दीज थिंग्स इन योर माइंड। ठीक है, वहां पर आपको हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट है, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ बॉडी ऑफ मास 16 kg। अब हमारे पास मास हमें गिवन है टू कम टू रेस्ट, हमें उसको स्टॉप करना है ना। तो कम टू रेस्ट का मतलब है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0। इसका एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो चल रही थी, बॉडी है, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही, यानी कि हमें u गिवन है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज अप्लाइड कॉन्टिन्यूसली, तो फोर्स अप्लाई करी जा रही है, सिंपल सा फॉर्मूला है, लगा देते हैं। ठीक है ना, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन
क्या होता है v माइनस यू बाई टी। तो अगली बार से अगर कोई भी मेरे पास फोर्स का क्वेश्चन आता है तो मैं एक्सेलरेशन की जगह पे ये फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करने वाली हूँ, ठीक है। अब आपको मास कितना गिवन है, आपको मास गिवन है कि 16 kg मास है, 0 यानी कि वेलोसिटी 0 करने वाले हो। कितना आपके साथ था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 के साथ वो चल रहा था, बट यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है। वैसे वो भी इश्यू नहीं है, ठीक है ना। तो 10 मीटर पर सेकेंड है और टाइम हमें कितना गिवन है, वी नीड टू फाइंड द टाइम। हमें टाइम निकालना है और फोर्स हमें गिवन है, इट्स गिवन टू बी 4। क्या करोगे, बहुत सिंपल है, 4/16 कर दो, है ना। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 4/16 अगर मैं करूंगी तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास बचा -10/t। अच्छा, एक बात और आप ध्यान दे सकते हो, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ बॉडी ऑफ मास 16 kg टू कम टू रेस्ट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज अप्लाइड कॉन्टिन्यूसली। इसका मतलब मैंने क्यों रिपीट करा है, देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फोर्स को एक नेगेटिव साइन भी दे सकते हो। उसका रीजन क्या है, बिकॉज फोर्स जो अप्लाई करी जा रही है वो उसको स्टॉप करने के लिए, यानी कि एक रेजिस्टिव फोर्स है, ठीक है। उसका मैं एक और फायदा बताती हूँ, अगर आप फोर्स में नेगेटिव साइन लगाओगे ना तो आपको ये वाला नेगेटिव साइन परेशान नहीं करेगा, आप दोनों को कैंसिल आउट कर पाओगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, -1/4 लिखा, माइनस से माइनस गया आपका। अब आप t निकालना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, t निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, t विल बी इक्वल्स टू 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना हमें बस इसीलिए ज़रूरी है, सो दैट कि हमें अपने साइन में कंफ्यूज नहीं होना है, दिया क्या हुआ है। कई बार हम ऐसा करेंगे ना, देखो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, जो भी होगा हमें डायरेक्टली पता है कि एक जगह पे स्टॉप हो रहा है और एक वेलोसिटी 10 है, तो वहाँ पर हमें गड़बड़ कर सकते हैं कि 10 - 0 कर देते हैं, आंसर सही आ जाएगा, डेफिनेटली सही आ जाएगा, बट कॉन्सेप्ट आप सही नहीं लगा रहे हो ना। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको पूरा क्लियर कर रही हूँ कि देखो, गलत कॉन्सेप्ट के साथ आपका आंसर कई बार सही आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको फंसा भी सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर आया था 40। क्लियर हो गया, मूव करें आगे, चलिए इसी की तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 0, कोई भी फोर्स अगर बॉडी पे एक्ट कर रही है वो 0 है, बट उसका मोमेंटम क्या होगा, ऑब्वियसली वी ऑल नो मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, है ना। मोमेंटम पे मतलब किसी भी बॉडी पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, वो कांस्टेंट रहेगा, जिस भी मोमेंटम के साथ बॉडी है इट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। सो इनफाइनाइट, 0 कांस्टेंट या नन ऑफ अबव, नो, इट विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो मैं आपको बोला ही था कि सेकेंड न्यूटन्स लॉ के ऊपर सारा क्वेश्चन बेस्ड है, सो ठीक है, मजे तो आ ही रहे हैं करने में, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट मोमेंटम, अब इनमें से किसके पास मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा। सो लेट्स सी, अ कैट रनिंग डाउन द स्ट्रीट, एक कोई भी कैट अगर सड़क पे चल रही है। अ पिकअप ट्रक ट्रैवलिंग डाउन द हाईवे, कोई भी ट्रक है जो कि हाईवे पर नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक लार्ज ट्रक पार्क्ड इन अ पार्किंग लॉट, कोई भी ट्रक है जो कि पार्किंग लॉट में है, बट पार्किंग लॉट में होने के साथ साथ मास तो वहां पर काम कर रहा है, बट उसकी वेलोसिटी बिल्कुल काम नहीं कर रही है। तो मुझे उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बेटर ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पर जो ट्रक है उसका मास और वेलोसिटी दोनों काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मोमेंटम ज्यादा होगा। देन अ कार पार्क्ड इन अ पार्किंग लॉट, कार पार्क्ड है, ऑब्वियसली कार का जो मास होगा दैट विल बी comparatively less as compared to your truck, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि पिकअप ट्रक में ज्यादा मोमेंटम होने वाला है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मूव करते हैं। व्हाट फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास 1 kg। आपको फोर्स निकालना है, जिसमें कि आपको क्या निकालना है कि कितना फोर्स लगेगा बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करने में, जो कि चेंज कहाँ से हुई है 20 to 30 सेकेंड्स, और टाइम आपको कितना गिवन है 2 सेकेंड्स गिवन है ना, ठीक है। तो मुझे फोर्स निकालना है और हमें साथ ही साथ यहाँ पर मास भी गिवन है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास v माइनस यू बाई टी, ठीक है, हम ये लगा सकते हैं। तो मास हमारे पास कितना है, मास हमें 1 गिवन है, v कितना है, वेलोसिटी 30, ठीक है। तो 30 - 20 और हमें टाइम इंटरवल दिया हुआ है 2, तो इसको भी कैलकुलेट करना है, तो 10/2 हो जाएगा विच इज गोइंग टू बी 5। तो बस इसको सिंपल सा हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए 5 न्यूटन, ठीक है। देखो
यहाँ पर अगेन आई एम सेइंग यू, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर रही हूँ बट बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, आपने वहाँ पे किसी को नहीं समझाना है, यू जस्ट हैव टू गो विद द आंसर, यू नो द फॉर्मूला, यू नो द कॉन्सेप्ट, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा है तो लिख दो वहाँ पर, क्योंकि आपको एक MCQs 1 मार्क्स में आ रहे हैं, दे आर ओनली एक्सपेक्टिंग यू द आंसर्स, बट हाँ अगर आपको पता है फॉर्मूला लिखना है, यू हैव टू सॉल्व अ लिटिल बिट, दैट्स ओके, ठीक है। चलिए, फाइंड द टाइम फॉर विच अ फोर्स ऑफ 1 kg वेट। अब आपको यहाँ पे टाइम निकालना है, फोर्स आपको 1 kg वेट दे रखा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ऑफ मास 1 kg, मास आपको 1 kg दिया है, मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, अगर आपको अब इनिशियल वेलोसिटी दे दी है विच इज 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और आपको स्टॉप करना है, यानी कि वी ऑल नो दैट द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी, फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम हम सब निकाल लेंगे, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो फोर्स है ये मुझे गिवन है 1 kg वेट। अब देखो ये क्या होता है, 1 kg का मतलब होता है, 1 किलोग्राम वेट का मतलब होता है कि यहाँ पर मास जो है उस मास पर 9.8 न्यूटन का या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन लगाया जा रहा है, ठीक है। वेट क्या होता है, वेट बेसिकली अगर हम अभी बात करते हैं तो वेट इज द फोर्स, ठीक है, जो कि आपको अर्थ, जिस भी आप बॉडी पे खड़े हो उसके द्वारा लगाया जा रहा है, तो वेट एक तरीके का फोर्स है, दैट इज वाई हम उसको फोर्स में यूज कर पा रहे हैं। बट वहां पर जो आपको फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, दैट इज अप टू 9.8 न्यूटन, है ना। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ पर 1 kg वेट का मतलब है कि 1 किलोग्राम और वेट 9.8 न्यूटन, अगर मुझे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लेना है तो मैं इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर सकती हूँ अभी के लिए, सो आई एम टेकिंग इट एज 10, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स ले रही हूँ। ऑल्सो रिमेंबर फोर्स आपको स्टॉप करने के लिए आई है, दैट मीन्स काइंड ऑफ अ रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसको -10 न्यूटन ले सकती हूँ। क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गई। चलो ठीक है, अगर अब ये बात क्लियर हो गई है तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है F इज इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी, है ना। अब सिंपली अगर मुझे t निकालना है तो t को उधर ले जाओ और फोर्स को नीचे ले आओ। क्या करेंगे हम, t इज इक्वल्स टू m v माइनस u और अपॉन f आप ले आओ, ठीक है ना। मास कितना है, 1 है, v कितना है, हमें स्टॉप करना है, तो 0 माइनस u कितना है, u इज गिवन टू बी 4, ठीक है ना, -4 लगा दो। फोर्स आपके पास कितना है, ऑल्सो वी आर गोइंग टू हैव टू टेक द रेजिस्टिव फोर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 बाय -10। क्लियर हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपली अगर आप देखना चाहोगे इट्स गोइंग टू बी 4/10। अब अगर मैं अपने ऑप्शंस को देखूं तो 4/10 को कुछ भी ऐसा सॉल्व तो कर नहीं रखा है 2/5 के फॉर्म में, है ना, उसको सिंपली 0.4 सेकेंड्स ले लिया, ठीक है, कुछ भी सॉल्व आगे नहीं करा है। तो नाउ दिस इज गोइंग टू बी 0.4 सेकेंड्स। क्लियर हो गया कैसे करा है। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको नए नए हैं, आ सकते हैं, सो वी हैव टू बी केयरफुल विद दैट एंड विद दिस वी नो द आंसर इज गोइंग टू बी 0.4 सेकेंड्स, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। अ रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, अब रेजिस्टिव फोर्स है, नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, 16 न्यूटन का फोर्स है, एक्ट ऑन अ बॉल ऑफ मास 40 ग्राम्स, यानी कि हमें मास भी गिवन है। इफ द इनिशियल वेलोसिटी भी हमें गिवन है, द टाइम टेकन बाय इट टू कम टू रेस्ट इज, नाउ यू अगेन नीड टू फाइंड द टाइम ओनली, फिर से टाइम निकालना है। और मैं यहाँ पर आपको ना, चलो वैसे तो वी हैव ऑप्शंस, बट मैं आपको एक बार फिर भी सॉल्व करके ये वाला हम देखते हैं। जैसे से मैं सॉल्व कर रही हूँ आप लोग भी इसको वैसे ही सॉल्व करोगे। हमारे पास क्या गिवन है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू वी माइनस यू बाय टी, ठीक है। अब हम क्या निकालने वाले हैं, टाइम निकालने वाले हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू बाय एफ, इस तरीके से लिख दे। अब हमारे पास क्या है, मास हमें कितना गिवन है, मास इज गिवन टू बी 40 ग्राम्स है, तो मैं उसको 1000 से डिवाइड कर सकती हूँ। v कितना है, v इज गोइंग टू बी 0, u हमें कितना गिवन है, 24 गिवन है, और f हमें कितना गिवन है, -16 आएगा बिकॉज रेजिस्टिव फोर्स है, ठीक है। सो माइनस से माइनस यहाँ हो जाएगा क्योंकि -24/16 है ना,
यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 4 से अगर मैं इसको करूंगी तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ गया 6/100। कैन यू फाइंड द आंसर नाउ? यस, 0.06, ठीक है। सो बस दिस इज हाउ। बहुत एक तो आसान देंगे आपको, क्योंकि देखो हमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगवाना भी नहीं है ना, तो 0.06 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मजे आ रहे हैं क्वेश्चंस में? अगर मजे आ रहे हैं तो जरा मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, लाइक भी कर दो, मेरे लिए फायदा है ना। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू दी मास। कैसे फिगर आउट करोगे? ये देखो यहाँ पर अगर इसको भी करके देखना है, वी ऑल नो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो अगर फोर्स मास एक्सेलरेशन की इक्वल है तो यहाँ पर क्या होता है कि फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मास। अब आप अगर ये मैं कांस्टेंट कर देती हूँ फॉर एग्जांपल, तो एक्सेलरेशन या फिर मास जो हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टू दी एक्सेलरेशन, ठीक है। सो हमेशा दोनों के बीच में कैसा रहेगा? एक इनवर्स प्रोपोर्शन रहेगा। सो जस्ट चूज दी मास हियर, ओके। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मास। क्लियर हो गया? एक्सेलरेशन किसके इनवर्स प्रोपोर्शन है? मास के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय। भाई क्वांटिटेटिव फोर्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है? वी ऑल नो कि फोर्स की डेफिनेशन ही हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से सबसे अच्छे से समझी है, दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, ठीक है। और मोमेंटम के साथ किस तरीके से हमने इसका रिलेशन निकाला है, वी ऑल नो दैट, वी हैव रिवाइज्ड दैट, तो बस उसको ही अपने ध्यान में रखना है। मूविंग विद द 11th क्वेश्चन नाउ, इफ द सेम फोर्स एक्ट ऑन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस। सबसे पहली बात, फोर्स सेम है यहाँ पर, दे आर एक्टिंग ऑन टू बॉडीज, दोनों का मास अलग है, यानी कि m1 m2 मुझे लेना होगा। इनिशियली वो रेस्ट पर है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उनकी 0 हो जाएगी, एंड दे गेन सम डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद उनको दोनों को ही कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट मिलता है, यानी कि दोनों का डिस्टेंस मैं यहाँ पर सेम लेने वाली हूँ एंड u को हम 0 लेने वाले हैं। देन द रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच both these forces are acting, ठीक है। सो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी ऑल नो कि सपोज मुझे s के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंपल है कि भाई हमारे पास दो अलग अलग बॉडीज का मास है, u हमारे पास दोनों ही केसेस में 0 है, एंड फोर्स हमारे पास सेम है ना। फोर्स यहाँ पर F1 F2 की अगर मैं बात करती हूँ, F2 इज इक्वल्स टू F1 इज इक्वल्स टू सेम, मैंने ऐसा लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या चाहिए, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेम। क्यों? डिस्टेंस क्यों सेम होगा? बिकॉज इसमें बोला गया है दैट विद द गेन सेम सम डिस्प्लेसमेंट, ओके। देन द रेशियो ऑफ टाइम, अब मुझे टाइम निकालना है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इन्होंने क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट का एक एंगल दिया है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूला ओनली। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है ut प्लस हाफ AT², क्या हम लोगों ने ये पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट सेम है, इनिशियल वेलोसिटी वी नीड टू टेक केयर ऑफ द टाइम, तो मैं यहाँ पर T1 कर दूं। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या हमारा सेम हो रहा है, वी हैव दी सेम फोर्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन आप कैसे निकाल सकते हो, F/m कर सकते हो ना, ठीक है। मासेस डिफरेंट है तो मैं ये निकाल सकूंगी ना, तो यहाँ पर इफ यू वांट यू कैन इवन राइट A1, ठीक है। आप लिख सकते हो कि हम यहाँ पर A1 की बात करें। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं अपना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इसमें रख रही हूँ। देखो दिस इज गोइंग टू बी 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F/m1। क्यों? क्योंकि फोर्स सेम है, मास डिफरेंस है, और T1 का स्क्वायर हम लिखने वाले हैं। तो पहली इक्वेशन मेरी ये बन गई, S इज इक्वल्स टू इतना, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करती हूँ तो यहाँ पर वो क्या होगा, सेकंड इक्वेशन के लिए भी ut यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसके बाद वी हैव हाफ F/m2 कर दो, ठीक है, F/m2 इंटू T2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि वी हैव दी सेम डिस्टेंस, वी हैव दी सेम डिस्प्लेसमेंट, विच इम्प्लाइज हाफ F/m1 T1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ F/m2
T2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? यहाँ से इसको कैंसिल आउट करो, इसको कैंसिल आउट करो। अब आपको क्या करना है, टाइम का रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, T1 अपॉन T2, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम m1 को ऊपर लेके जाएंगे, m1 बाय m2 हो जाएगा। T1 और T2 का जब आप अंडर रूट हटाओगे तो इट्स गोइंग टू बी, देखो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ T1 बाय T2 तो इट्स गोइंग टू बी अंडर रूट m1 बाय m2। क्लियर हो गया कैसे किया है ना? तो बस सिंपल है, जो भी आपको गिवन है उसको लगाओ। वी आर गोइंग टू हैव द ऑप्शन एज अंडर रूट m1 बाय m2। ठीक है, चलो तो बस इसी तरीके से करना है। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, यू पीपल कैन नोट इट डाउन। मैं थोड़ा सा आपको स्पेस दे देती हूँ, आप नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। एंड देन यू हैव टू डू विद सेम काइंड, मतलब बिल्कुल इसी तरीके से आप करके देख सकते हो। देखो ऐसा सोच के मत चलना कि भाई कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट 1 मार्क्स में नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। सो कई बार आपके पास आ भी सकता है। क्या ऑप्शन हुआ, बी हो गया ना हमारा, कौन सा, अंडर रूट m1 बाय m2। क्लियर हो गया? तो देखो ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोग के सामने सॉल्व कर रही हूँ ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, तो ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं, बिकॉज इतना कॉन्सेप्ट वो आपसे 9th स्टैंडर्ड में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन थ्रोज अ बॉल वेइंग 200 ग्राम्स वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। तो अब मैन क्या, कोई भी आदमी है, वो एक बॉल को थ्रो कर रहा है, वो भी इस डायरेक्शन में जिसका वेट आपको गिवन है, विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड भी आपको गिवन है, इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट विल बी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन के नंबर्स को देखते ही एकदम सॉल्व करने मत लग जाना, क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। आपसे पूछा गया है कि मोमेंटम क्या होगा जब बॉल अपने हाईएस्ट फ्लाइट पर है। इसका मतलब ये है कि बॉल अगर मैक्सिमम हाइट गेन कर लेती है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाता है। अगर वेलोसिटी 0 होता है तो बाय द रिलेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी है ना, तो मोमेंटम भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वी आर नॉट going to have any kind of calculations, we all know कि मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? बस ऐसे ही करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाई जंप कंपटीशन, द एथलीट इज मेड टू फॉल ऑन अ कुशन्ड बेड। हाई जंप आप कर रहे हैं और जो एथलीट है उसको कुशन बेड पे फॉल करवाया जाता है, उसका रीजन क्या है? पता, मैंने जब इसका लास्ट ऑप्शन पढ़ा तो मुझे सच में बहुत हंसी आ रही थी। टू मेक हिम स्लीप कंफर्टेबली, मतलब आपको सिंपली क्या करना है कि देखो इसे इमेजिन करके देखो, ज़्यादा हंसी आती है कि कोई भी पर्सन है जिसने हाई जंप किया है ना, वो वहाँ पे जाके एकदम गिरा एंड ही जस्ट वांट्स टू स्लीप, है ना, वो जाके सो गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो इट्स काइंड ऑफ फनी कि ऑप्शंस भी कुछ भी डालते हैं, बट ठीक है। आप मुझे अभी ये बताइए कि उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न क्या है? मेक हिम स्टॉप क्विकली, नो। टू डिक्रीज हिज मोमेंटम फास्ट, नो। बहुत उल्टा सा सेंटेंस दे रखा है, एक्चुअली टू इंक्रीज द टाइम टू स्टॉप, क्योंकि हम उसका रुकने का समय बढ़ाना चाहते हैं सो दैट उसको कुछ भी इंजरीज ना हो, है ना। कई बार आप लोग को देखा होगा, जो बॉल कैच करने वाला एग्जाम्पल होता है, व्हेन अ बॉलर कैचेस अ बॉल जो कि एक हाइट से आ रही होती है, तो हाइट से आ रही है, वेलोसिटी ज़्यादा है, बॉल का खुद का मास ज़्यादा है, तो मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको लग सकती है। तो आप क्या करते हो, इस तरीके से बॉल को कैच करते हो, है ना। सेम विद दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बस चलिए मूव करें नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूटन का अभी हमने समझा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो आपको ध्यान देना होता है। दैट इज वाई वी आर गोइंग विद द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी सब जो है वो रिलेशन है डाइन के बीच में और न्यूटन के बीच में, सो वो आपके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ मैच नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के साथ, ठीक है। अ कारपेंटर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 न्यूटन। अगेन एक कारपेंटर का इसमें केस आपको दिया है कि द पर्सन इज एग्जीक्यूटिंग, यानी कि 1.5 न्यूटन का एक फोर्स लगाया जा रहा है राइट एंगल्स टू द सरफेस ऑफ अ नेल ऑफ मास 3 ग्राम्स, ठीक है। सो केस हमें समझ आ गया कि भाई अगर हमें अपनी हथौड़े से एक कील यानी कि एक नेल को अगर दीवार के अंदर ठोकना है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इस तरीके से उसे पुश करेंगे, है ना। सो आपके जो एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 90 डिग्री के एंगल पे जनरली हम उसको रखते हैं एंड
ठीक है, वुड में उसे घुसाया जा रहा है। नाउ द वुड ऑफर्स अ रेजिस्टिव फोर्स। अब उस लकड़ी, उस वुड के जो प्लैंक है जिसमें हम उसको कर रहे हैं, उसकी तरफ से भी आपके पास एक रेजिस्टिव फोर्स आएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.6 न्यूटन। ठीक है, तो हमें एक रेजिस्टिव फोर्स भी दे रखी है एंड द टाइम ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हैमर एंड द नेल। अब यहाँ पर आपको कि हैमर को कितनी देर तक नेल को बेसिकली हैमर पे ठोका गया है ना, तो दोनों का जो टाइम ऑफ इंटरैक्शन है दैट इज ऑल्सो गिवन टू बी एज 0.01 seconds. Now what we need to find? We need to find the depth through which the nail penetrates. तो अब हमें निकालना क्या है कि कितना अंदर तक आपकी नेल ने पेनिट्रेट किया। तो इसका मतलब है कि we are going to find the distance. हम S पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो S के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ना यहाँ पर वो पॉइंट्स लिखती हूँ जो कि हमारे पास हैं। क्या क्या है देखो, एक हमारे पास है टाइम ऑफ इंटरैक्शन, तो टाइम ऑफ इंटरैक्शन है 0.1 सेकेंड। ठीक है, फिर मेरे पास है एक फोर्स जो कि कहाँ से लगाया गया है, हैमर के थ्रू। तो सपोज मैं हैमर से जो फोर्स लगा रही हूँ वो है 1.5 न्यूटन। लेकिन सिर्फ इतना ही फोर्स नहीं लग रहा है ना, एक रेजिस्टिव फोर्स हमें लग रहा है। वो रेजिस्टिव फोर्स हमें वुड लगा के दे रहे हैं, कितना लग रहा है 0.6 न्यूटन। तो ये मेरा एक रेजिस्टिव फोर्स है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसका मतलब ये है कि दोनों फोर्स का मुझे नेट यानी कि एक्चुअल में फोर्स कितना लग रहा है, तो आई नीड टू फाइंड दी नेट फोर्स। नेट फोर्स हम कैसे निकालते हैं, दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो है ना। तो अगर मैं 1.5 यानी कि जितना लग रहा है उसको अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालती हूँ, इट्स गोइंग टू बी 0.9 न्यूटन। ठीक है, तो नेट फोर्स आपका इतना हो गया। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अब दूसरा, आपको टाइम ऑफ इंटरैक्शन गिवन था। अच्छा, इसके अलावा हमें कुछ गिवन है नहीं, सो वी आर डन विद द टाइम। अच्छा, हमें मास गिवन है। मास क्या हो गया, मास ऑफ द नेल इज गिवन टू बी 3 ग्राम्स। तो 3 ग्राम्स को मैं अगर केजी में करना चाहूंगी तो 3/1000 ले लूंगी। क्लियर है। तो अब आप ये बताओ कि जो जो चीजें हमें यहाँ पर गिवन है वो सब बेसिकली हमें कौन सा फॉर्मूला, अगर हमें S निकालना है, देखो S के लिए हम या तो ये कर सकते हैं 2AS इज इक्वल्स टू V² - U²। V वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि टाइम वाला कॉन्सेप्ट मुझे चाहिए। सो वाई शुड वी गो विद दिस, UT + ½ AT² है ना, हम इसके साथ जाना चाहिए, मानते हो? ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखो, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज नेल पहले तो कुछ वेलोसिटी में थी नहीं, तो इस वाले पूरे हिस्से को हम 0 कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू फाइंड इज, हमें सिर्फ काम करना है S इज इक्वल्स टू ½ AT²। ठीक है, अब छोटा सा ट्विस्ट में और बता देती हूँ आपको। A पता है ना क्या होता है, A होता है F/m। ठीक है, हमारे पास नेट फोर्स है, हमारे पास मास है, तो एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा। सो इसका मतलब है कि व्हाट वी आर गोइंग टू पुट इज, हम लोग एक फॉर्मूला रखने वाले हैं। अब मैं आपको इसमें नेक्स्ट पे एक बार इसे पूरा पॉइंट आउट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो अब बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड S। हम S ढूंढेंगे ½ AT, A यानी कि F नेट F/m इंटू T²। तो मैं ये यूज करने वाली हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया, वर्किंग समझ आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलो इसको हम करके देखते हैं। ½ F कितना है, 0.9 है। मास कितना है, मास आपके पास 3 × 1000 था, 3/1000 था, तो इसको मैं यहाँ पर 1000 कर दूं, इसको भी हटा देते हैं, इसको /10 कर देते हैं। फिर हमारे पास T² है, T कितना है 0.01 है ना, तो 0.01 का स्क्वायर यानी कि 0.01 × 0.01 है ना। तो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे, सो वी डू वन थिंग, एक काम करते हैं, हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, उससे क्या होगा, ओके, सो वी हैव डन अ रॉन्ग थिंग। रुको, मैं एक बार आपके लिए फिर से लिख देती हूँ। वी हैव S ½ AT यानी कि कितना फोर्स है हमारे पास, एक बार चलिए इसको पूरा लिख देते हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे पास मास है और T का स्क्वायर, तो ½ × 0.9। अब 3 ग्राम्स, 3 × 1000 यहाँ आ जाएगा। अगर मैं इसका पॉइंट हटाती हूँ तो मल्टीप्लाई बाय /10 हो जाएगा। T कितना है 0.01 × 0.01। बस अब आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ से 100 कर दो,
फिर यहाँ से 100 कर दो। मैं बिल्कुल आपको उसी स्टेप पर ले जाके बताती हूँ जिस तरीके से हम बेसिक कैलकुलेशंस करते हैं। ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना ना, मत लगाओ, बिल्कुल इजी कर दो अपनी कैलकुलेशंस को। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से एक कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास इवेंचुअली क्या आया, 3/2। सबसे पहले 3/2 आ गया और इंटू 100 मुझे दिख रहा है 1/100। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास आया 1.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्या बनेगा, 1.5, 100 हम एस निकाल रहे थे, यानी कि हम सेंटीमीटर्स में आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूटन में आपको सब कुछ गिवन था ना, तो ये मीटर में है। अब अगर मैं यहाँ से जाऊंगी अपने मीटर्स में, तो हम कैसे शो करेंगे, क्या लगता है आपको? इसके सारे ऑप्शंस में आपको दिखाऊं, देखो 15 मीटर्स 1.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर 1.5 मिलीमीटर। सो वी ऑल नो द आंसर वुड गोइंग टू बी 1.5 अपॉन 100, दैट मीन्स 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो बस इस तरीके से आंसर निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि डायरेक्टली कुछ नहीं दे रखा है, वी हैव टू थिंक अ लिटिल बिट, और फिर हम सब कुछ अगर पुट करेंगे, इजीली कैलकुलेट करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट द आंसर, ठीक है। तो बस ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बल्कि उनको लिख कर करोगे, फटाफट से करोगे, सारी कैलकुलेशंस 1 मिनट में होंगी, जैसे मैंने करी है, ठीक है। चले इसी के साथ मूव करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंज इन मोमेंटम इन अ कार वेइंग 700 kg। अब आपको मोमेंटम में चेंज निकालना है, मास आपको गिवन है और दोनों स्पीड का डिफरेंस आपको गिवन है। तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। अगर हम वेलोसिटी का डिफरेंस निकालेंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, एक ही बात है। तो 100 का डिफरेंस यहाँ आएगा, 700 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 7 के साथ कितनी जीरोज आने वाली हैं, 4 आने वाली है। कैन वी चेक द आंसर? यस वी कैन। तो हमारा आंसर आ गया 70,000 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू दी 17th क्वेश्चन। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg। अब आपको यहाँ पे देखो मोमेंटम निकालना है, मास हमें गिवन है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो 0.5 में अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करती हूँ, बिकॉज मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, क्या आ जाएगा, 0.5 इंटू 10 करेंगे तो 5 आएगा ना। सो क्या हमें यहाँ पर आंसर मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, वी हैव 5 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फटाफट से खुद भी करो, प्रैक्टिस करो। कहीं डाउट आता है ना तो देखो कमेंट सेक्शन सामने है, मुझे बता दो एक बार, ठीक है। एंड यस, एक दूसरे की हेल्प किया करो। अगर आपको कई बार लग रहा होता है कि कुछ कमेंट किया है, तो जो भी उसको कमेंट को पढ़ रहा है, इफ यू नो द राइट आंसर, लेट देम नो, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, मास एंड फोर्स इज गिवन बाय। अब आपको रिलेशन बताना है। देखो रिलेशन क्या होगा, हम तो भाई एक सिंपल सा रिलेशन जानते हैं कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये डायरेक्ट रिलेशन आपको गिवन नहीं है। What they are asking is a into f बिल्कुल गलत है, f is equals to m by a बिल्कुल गलत है, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवाइड नहीं होता। f इंटू एम इज इक्वल्स टू ए, क्या एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम फोर्स को मास से मल्टीप्लाई करते हैं? बिल्कुल नहीं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू f बाय m। कैसे मैंने निकाला है, अगर मैं यहाँ पर ये कर देती हूँ, यानी कि मैं एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में अगर निकालना चाहती हूँ, वी आर गोइंग टू हैव f बाय m। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, लास्ट वन, ठीक है। चलो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू आवर 19th क्वेश्चन। बहुत क्लोज है, अपने क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। अब बहुत ही जल्दी आपकी असर्शन रीजन के कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 meters? ओके, 2 meters क्यों होना चाहिए? ओके, 2m, इट्स द क्वांटिटी विच इज 2m एंड वेलोसिटी v by 2। क्या बात कर रहे हो, मतलब सीरियसली दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू गेट, देखो मास मेरे पास 2m है और वेलोसिटी मेरे पास v by 2 है, इट्स सिंपली गोइंग टू बी mv, है ना। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, व्हाट वी आर गोइंग टू हैव mv, ठीक है ना। तो बाकी कोई ऑप्शन से हमारा कोई इतना कोई लेना देना है ही नहीं। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर एग्जैक्टली जैसे पहले दे रखा था, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है विद डिफरेंट नंबर्स। मास 20 दे रखा है, वेलोसिटी हमें 10 दे रखा है, 20 इंटू 10 इट्स गोइंग टू बी 200। सो आपका आंसर कहाँ हो जाएगा, ओके।
200 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नाउ वी हैव दी 4 क्वेश्चंस इज असर्शन रीजन, सो बी प्रिपेयर्ड विद इट एंड साथ में डिस्कस करके इसको अच्छे से करेंगे। An object moves with a uniform velocity when the force acting on the object are balanced and there is no net external force on it. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा अगर उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस बैलेंस्ड हैं और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रही है। तो ठीक है, तो पहला सेंटेंस तो मैं बोलूंगी कि बिल्कुल करेक्ट है। फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो। क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स जीरो होता है? नहीं। दैट मीन्स कि आपका एजर्टिव स्टेटमेंट ठीक है बट आपका रीजन वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। सो वी आर गोइंग विद दी थर्ड वन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हेन अ फायरफ्लाई हिट्स अ बस ईच ऑफ देम एक्सर्ट द सेम फोर्स। जब कोई भी मक्खी की अगर मैं बात करूं, फायरफ्लाई की बात करूं, कोई भी आप ऐसा पतंगा ले लो जो कि उड़ रहा है और उसने एक बस को हिट करा, तो दोनों पर का जो फोर्स है वो सेम होगा। नाउ दे आर सेम। अब आप मुझे बता सकते हो कि वो सेम तो होगा बट किस न्यूटन के लॉ के जरिए वो सेम होगा? लेट मी नो। रीजन देखते हैं। फायरफ्लाई हैज मोर मास एज कंपेयर टू द विंडशील्ड। सो इसमें बोला गया है कि फायरफ्लाई का जो मास होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू द विंडशील्ड। नो, नॉट एट ऑल, है ना। कैसे ज्यादा हो सकता है? वी कैन नॉट से अबाउट इट। ठीक है, सो यहाँ पर मैं बोलूंगी कि देखो रीजन गलत है बट आपका एजर्टिव स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Now let's move on to the 23rd. To every action there is an equal and opposite reaction but on two different bodies and in opposite direction. एक तो दूसरी डायरेक्शन में होता है, दो डिफरेंट बॉडीज में होता है बट हाँ फोर्स सेम होता है। रीजन क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम में द टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व। किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल ठीक है। बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन क्या वो आपके थर्ड लॉ को जस्टिफाई कर रहा है? नहीं ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट दे आर नॉट जस्टिफाई। ठीक है, सो रिलेटेड नहीं है। लास्ट क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। While walking on ice, one should take small steps. जब भी हम कभी आइस पे अगर मूव करते हैं, कहीं स्नोफॉल हुआ है या आइस है, तो वी शुड टेक स्मॉल स्टेप्स। हमें छोटे छोटे कदम लेने चाहिए। उसका रीजन क्या है? बड़ा अच्छा सा यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, दिस इज बिकॉज स्मॉलर स्टेप्स इंश्योर स्मॉलर फ्रिक्शन। अगर आप छोटे कदम लोगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो भी तो कम होगी ना। और हमें एक्चुअल में स्नो वाले केस में, आइस वाले केस में फ्रिक्शन कम चाहिए, है ना। तो हम बोलेंगे कि भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है और जिस तरीके से आपने उसका रीजन किया है वो भी ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ इट्स टाइम टू सी द रिजल्ट्स। सो एवरीवन, let's see what do we have in our answers. Okay, fast. Okay, so we have scored 104 points and all the answers are correct, है ना। so हमारा 24 में से 24 क्वेश्चंस हमारे करेक्ट है, which is damn good। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है कि भाई हम लोग अच्छी तैयारी कर पा रहे हैं।